सेकंड सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हमने विभिन्न टॉपिक पढ़ा, उसमें जो टॉपिक पढ़ा था वो है राउल्ट नियम, और राउल्ट नियम के बेस पर ही आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। जो पहला हमारा टॉपिक है वह है आदर्श विलयन, और दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, जो दोनों विलयन है वो एक दूसरे पर डिपेंड है, थोड़ा सा अपोजिट है बस, है ना। जो आदर्श विलयन है, आदर्श विलयन ऐसे विलयन को कहते हैं जो विलयन ताप और सांद्रण के सभी परास में, संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है। मतलब वह विलयन जो ताप और सांद्रण के सभी परास में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। और ऐसा विलयन जो ताप और सांद्रण के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, है ना। यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए तथा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, है ना। एंड डेल वी इज इक्वल टू 0 एंड डेल एच इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसा विलयन जो ताप और सांद्रण के सभी परास में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं, तथा जिसके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस विलयन के बनने पर एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहते हैं। और जस्ट हम अपोजिट अनादर्श विलयन देखें तो ऐसा विलयन जो ताप और सांद्रण के परास में लिखे या ना लिखे किसी भी कंडीशन में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। मतलब ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे हम क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन कहेंगे, है ना। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन। और ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। यहाँ पे इसके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है, ठीक है, एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है, और यहाँ पर एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन नहीं होता। मतलब जब आदर्श विलयन बनता है तब एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होता, और यहाँ पे परिवर्तन होता है इज इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। दोनों क्लियर है। आदर्श विलयन ऐसा विलयन जो ताप और सांद्रण के सभी परास में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं, और ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। इनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन नहीं होता, और इनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो विलायक है और विलायक, और बी से हम किसको शो करते हैं, विलेय को, है ना। हम ए से शो करते हैं विलायक को। तो जो विलायक विलायक के बीच जो अन्योन्य क्रिया है या आकर्षण है वह विलेय, और जो विलेय विलेय के बीच जो आकर्षण या अन्योन्य क्रिया है वो क्या होता है, बराबर होता है किसके, विलायक और विलेय के बीच। मतलब यदि किसी विलयन में विलायक के बीच जो आकर्षण हो रहा है, जैसे हमने पानी, है ना, मतलब मैं यहाँ पे पानी और शक्कर का जो उदाहरण है वो काफी पुराना छोटा लेवल पर है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करेंगे। अगर हम दो चीज लेते हैं, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, जो कि आपके लैब में आपने देखा होगा, अगर हम दो अलग अलग चीजों को आपस में मिला देते हैं, या फिर बेंजीन और टॉलुइन हम मिला देते हैं, तो उसमें जो विलायक विलायक है ना, उनके बीच जो आकर्षण है और जो विलेय विलायक के बीच आकर्षण है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसे विलयन में इन दोनों के बीच जो आकर्षण है वो इसके बराबर होता है। और तब क्या है, इस कंडीशन में, मतलब इसके लिए कंडीशन होना चाहिए। आदर्श विलयन क्या होता है, हर कोई मतलब सामान्य तौर पे तो विलयन आदर्श विलयन होता नहीं है, लेकिन एक कंडीशन होता है। जैसे जो अगर हम कोई विलयन लेते हैं तो उसमें जो दो घटक हैं, दो घटक कौन कौन से, विलेय और विलायक, उन दोनों घटकों का आकार, उनकी संरचना और उनकी ध्रुवणता लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब वह आदर्श विलयन होता है। और इसके एग्जाम्पल भी हम देख लें, है ना। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का विलयन। उसके अलावा हम सेकंड देखें तो बेंजीन
और टॉलुइन का विलयन। मतलब इन दोनों की जो संरचना है, बेंजीन और टॉलुइन की संरचना लगभग समान है, एथिल ब्रोमाइड एथिल आयोडाइड की संरचना लगभग समान है। तो ऐसे विलयन में जो घटक हैं, दोनों घटक, उन दोनों घटकों की जो संरचनाएं क्या होती है, लगभग समान होती है, या फिर उनका आकार और जो ध्रुवणता है वो लगभग क्या होती है, समान होती है, तब वो आदर्श गैस का निर्माण करते हैं। तो इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड जब दोनों घटकों को आपस में मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा कैसे विलयन होगा, आदर्श विलयन होगा। उसके बाद हम अनादर्श विलयन का अगर देखें तो अनादर्श विलयन दो प्रकार से बांटा गया है। अनादर्श विलयन को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, और सेकंड है ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा गया है, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन और दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है, जो विलायक और विलायक के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है और जो विलेय और विलेय के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है वह विलायक और विलेय के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया से अधिक होती है। मतलब ऐसे विलयन जिनमें विलायक विलायक के बीच जो अन्योन्य क्रिया है और विलेय विलेय के बीच जो अन्योन्य क्रिया है उसका मान विलायक और विलेय के बीच होने वाले अन्योन्य क्रिया से अधिक होता है, तो ऐसे विलयन को धनात्मक विलयन प्रदर्शित करने वाले विलयन कहते हैं। इनमें क्या होता है, इनका जो वाष्प दाब है, इन दोनों के बीच जो आपेक्षिक वाष्प दाब है ना, मतलब विलायक और विलेय के बीच जो वाष्प दाब है ना, उसका मान राउल्ट के नियम के आपेक्षिक वाष्प दाब से अधिक होता है ना। ऐसे विलयन में विलायक और विलेय के जो आंशिक वाष्प दाब है ना, इनका जो आंशिक वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम के अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होते हैं। तो ऐसे विलयन को हम धनात्मक विलयन प्रदर्शित करने वाले विलयन कहते हैं। और इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल में आ जाएगा है ना, धनात्मक के एग्जांपल में हम लिख सकते हैं एथिलीन है ना, सॉरी इथेनॉल, यहाँ पे हम इथेनॉल लेंगे और एनहेक्सेन, इथेनॉल और एनहेक्सेन, या फिर हम एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का भी विलयन ले सकते हैं, ठीक है। और ऋणात्मक विचलन क्या होता है कि ऐसे विलयन में विलायक विलायक और विलेय विलेय के बीच जो अन्योन्य क्रिया है उसका मान विलायक और विलेय के बीच होने वाले अन्योन्य क्रिया से कम होता है, जस्ट अपोजिट है ना, कम होता है। और ऐसे विलयन में जो विलायक और विलेय के बीच जो आंशिक वाष्प दाब है उसका मान विलायक और विलेय के बीच है ना, मतलब इनका जो आंशिक वाष्प दाब है, विलायक और विलेय के बीच जो आंशिक वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम के अपेक्षित वाष्प दाब से क्या होता है, इसमें अपेक्षित है ना, अपेक्षित करते हैं हम है ना, अपेक्षित वाष्प दाब से क्या होता है, यहाँ पे कम होता है, जस्ट अपोजिट। मतलब यहाँ पे जो धनात्मक विचलन में इन दोनों के बीच जो आंशिक वाष्प दाब है उसका मान ज्यादा होता है, और ऋणात्मक विचलन में राउल्ट के नियम का जो अपेक्षित वाष्प दाब है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, जस्ट अपोजिट। और इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें आप ले सकते हैं एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का विलयन है ना, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का जो विलयन है वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज देखा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एजियोट्रोप। स्थिर कौथी मिश्रण, स्थिर कौथी मिश्रण, ये एजियोट्रोप के नाम से भी एग्जाम में कई बार आता है, एजियोट्रोप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एजियोट्रोप क्या होता है
एजोट्रोप मतलब ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है। जैसे हम कोई भी दो मिश्रण को अगर उबालें, है ना, तो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्रित हो जाता है। जैसे हम सामान्य तौर पर अगर हम चाय पत्ती और शक्कर को डाल के अगर पानी उबालें तो बाद में हम जब चाय की मात्रा देखते हैं तो क्या होता है, पानी का मात्रा कम हो जाता है जितना हमने पहले उबाला था, या चाय जितना हमने गैस में रखा था उसकी तुलना में वो कम हो जाता है, तो वह विलयन एजोट्रोप नहीं होगा। लेकिन ऐसा विलयन अगर हम लें, है ना, कि जो एक निश्चित ताप पर उबले और बिना संगठन बदले, दोनों के जो मात्रा है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसा विलयन जो एक निश्चित ताप पर, या फिर ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्रित हो जाता है, उसे हम एजियोट्रोप या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एथिल एल्कोहल, ठीक है, और प्लस जल। अगर हम एथिल एल्कोहल 95.4 और प्लस 4.6 अगर हम लें इन दोनों को, तो टोटल 100% होगा, है ना। तो इन दोनों को अगर हम लें तो अगर हम इसको ले लें 95.4% और इसको 4.6% अगर लें, और दोनों को अगर हम क्या करें, अगर उबालें, तो जब ये उसी ताप पर उबलेंगे और बिना संगठन बदले, जब इनका जो संगठन इतना ही रहेगा, इसलिए जब इसको जब आश्रित करेंगे, आसवन आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा कि किसी पदार्थ को द्रव को गैस के रूप में वहां से हटाना और पुनः दूसरे पात्र में द्रव के रूप में प्राप्त करना क्या कहलाता है, आसवन कहलाता है। तो अगर हम इनको लें 95.4% एथिल अल्कोहल ले लें और 4.6% जल लें, तो दोनों को जब उबाला जाएगा तो, है ना, ये निश्चित ताप पर क्या होंगे, उबलेंगे, और जब इनको हम आश्रित करेंगे तो इनका संगठन भी उतना ही रहेगा। मतलब ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संगठन बदले उसी ताप पर क्या होता है, आश्रित हो जाता है, उसे हम स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजोट्रोप कहते हैं। और ये भी दो प्रकार का होता है, एक निम्न कथन एजोट्रोप और दूसरा होता है उच्च कथन एजोट्रोप, है ना। इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। निम्न कथन मतलब आप याद रख लीजिएगा कि जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से आप इनको बांट सकते हैं और उसके आधार पर इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का पर्सनल कमेंट्स भी आया था कि नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता ये टॉपिक्स उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया था, तो इसमें मैं बता देता हूँ तीनों टॉपिक को। नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, ये तीनों, है ना, ये तीनों टॉपिक। तो नॉर्मलता क्या होता है ना, नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, ये सब चीज सांद्रण, विलयन के सांद्रण को ज्ञात करने की ये विधियां हैं, है ना। इसमें क्या होता है, अगर 1 लीटर विलयन में उपस्थित, है ना, इसकी परिभाषा क्या होगी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहाँ पे ग्राम तुल्यांक शब्द यूज करेंगे, है ना। तुल्यांक कैसे निकालते हैं मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम उसकी नॉर्मलता कहते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको नॉर्मलता n इक्वल टू निकालना है, तो n इक्वल टू क्या होगा, जो विलयन है वो कितना होगा, 1 लीटर होगा, मतलब W अपॉन क्या होगा, 1 लीटर, है ना, 1000 अपॉन W, जहाँ पे आपका जो 1000 है वो ml में होगा, 1 लीटर, है ना। और यहाँ पे आप क्या करोगे, WB अपॉन E भी करोगे यहाँ पे, है ना। मतलब 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन मतलब 1000 बटे WA, है ना, ये विलायक की मात्रा है, WA मतलब किसको शो करता है, विलायक को। तो 1 लीटर विलयन मतलब 1000 बटे WA, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो विलय का ग्राम तुल्यांक, है ना, जो मोल है उसको कैसे निकालते हैं, WB अपॉन MB। यहाँ पे WB अपॉन MB के क्या करेंगे, EB, यहाँ पे ग्राम तुल्यांकों के लिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं, EB, यहाँ पे ग्राम तुल्यांक, है ना, तुल्यांक की भार है EB। वैसे ही अगर हम मोलरता निकालना है तो 1000 ml, और अगर मोलरता निकालना है तो 1000 ग्राम, मतलब 1000 ml विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, है ना। यहाँ पे अगर m इक्वल टू, ठीक है, 1000 ml, मतलब 1 लीटर भी ले सकते हैं इसको भी, है ना, 1000 ml विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। यहाँ पे जो आपका फार्मूला होगा वो क्या होगा, मोलों की संख्या, और मोल को कैसे निकालते हैं, भार बटे अनुभार, ठीक है।
तो 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और सेम कंडीशन मोलरता में, तो मोलरता M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA। यहाँ पे ये 1000 ग्राम हो जाएगा। बस यहाँ पे इतना ही फर्क है तीनों में कि नॉर्मलता क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और ग्राम तुल्यांक कैसे निकालना है हमने आपको बता चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो है तुल्यांकी भार आ जाएगा। मोलरता मतलब 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। यहाँ पे 1000 ml विलयन होगा, तो 1000 ml मतलब 1000/WA है ना, ये भार है किसका, विलायक का। और मोलों की संख्या मतलब WB/MB है ना, यहाँ पे W मतलब विलय का भार। तो विलय के मोलों की संख्या, WB/MB विलय के मोलों की संख्या 1000 ml विलयन, ठीक है, 1000/WA। मोलरता 1000 ग्राम विलयन, 1000 ग्राम विलयन मतलब 1000/WA, ठीक है, में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता। तो इस प्रकार से आप ये तीनों फार्मूला भी लिख लीजिए और परिभाषा भी इसी के आधार पर लिखेंगे कि अगर 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मतलब मोलरता, 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मतलब 1000 ml लिखे मतलब मोलरता, और 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जहां पर आती है उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मलता।